भारत सोच में पड़ गया। कौन है ये लोग जो स्मैक जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ का धंधा करते हैं? इस लड़के को उनकी तलाश क्यों है? इसकी उनसे क्या दुश्मनी है? क्या जानता है ये उन लोगों के बारे में? इधर भारत सोच रहा था और उधर राजा स्मैक को वापस लाठी के खोखले भाग में भरने में व्यस्त हो चुका था। और फिर जैसे ही राजा अलग हुए, लाठी के मुट्ठे को यथास्थान फिट करके खिड़की की तरफ बढ़ा। भारत अपने हवासों में लौटता हुआ कठोर स्वर में बोला, ठहरो। राजा ठिठका, फिर पलट कर बोला, मुझे मत रोको, जाने दो मुझे, चले जाना, पर पहले यह बताओ कि वे लोग कौन हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वे इंसान के रूप में शैतान हैं। तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है? जानना चाहते हो तो सुनो। वे लोग भी चरस गांजा स्मैक का नाजायज धंधा करते थे, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की थी। हत्या? हाँ, उन्होंने मेरे पिता को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला था और पुलिस उन्हें आज तक ना पकड़ सकी। ओह, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे डैडी की हत्या क्यों की थी? तब राजा अपनी आपबीती सुनाता हुआ बोला, मेरे पिता धर्मराज मिल में फोरमैन थे। वे बड़े ही ईमानदार और मेहनती थे। एक दिन जब वे काम से लौटे तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। क्या बात है जी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ कौशल्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक ऐसा नेक काम किया है जिसे सुनकर तुम गर्व से फूली ना समाओगी। ऐसा क्या किया है जी, जरा हम भी तो सुने। तब पिताजी ने बताया, आज मुझे अचानक पता चला कि हमारे यहाँ से सप्लाई होने वाली बर्फ़ की सीलियों में चरस गांजा स्मैक की थैलियाँ छुपाकर भेजी जा रही हैं। मैंने फौरन सेठ जी को इसकी जानकारी दी। सेठ जी ने पुलिस बुलवा ली। फिर क्या हुआ पापा? पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा? पुलिस ने तुम्हारे पापा की बहुत तारीफ की बेटे, और इनाम दिलवाने का वादा भी किया है। सच्ची पापा? फिर तो आप मुझे बैट बॉल लाकर दोगे ना? हाँ बेटे, जरूर। पर वह लोग कौन थे जो बर्फ में नशीले पदार्थ छुपाकर भिजवा रहे थे? मेरी माँ ने व्याकुल स्वर में पूछा। यह पता नहीं चला। तो क्या पुलिस ने किसी को पकड़ा नहीं? 2 आदमी पकड़े गए हैं, पर शायद उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैनेजर सब कुछ जानता था, लेकिन वह फरार हो गया। पर कब तक कानून के हाथ से बचेगा? एक ना एक दिन तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। यह अच्छा नहीं हुआ जी। ऐसे खतरनाक आदमी से दुश्मनी लेकर आपने ठीक नहीं किया। तो क्या समाज और देश के दुश्मनों को मनमानी करने देता? उसकी काली करतूतों को देखकर भी अनदेखा कर देता? लेकिन अब वह आपसे बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे तो डर लग रहा है। अरे घबराओ नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर कानून भी कोई चीज़ है। इस तरह पिताजी माँ को दिलासा देकर निश्चिंत हो गए। दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन, कौशल्या जल्दी करो, ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान साथ ले लो और यहाँ से चलो। क्यों, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सवाल मत करो कौशल्या, जल्दी तैयार हो जाओ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन क्यों? जिन लोगों का माल मैंने पकड़वाया था वह मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि वे मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी मौत के घाट उतार देंगे। मैं जानती थी एक ना एक दिन यही होगा। इतना कह माँ रो पड़ी, लेकिन पिताजी ने माँ को सांत्वना देने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने जल्दी जल्दी ज़रूरत का सामान एक सूटकेस में भरा और बोले, रोना धोना छोड़ कौशल्या, रात हो चुकी है। सुबह होने से पहले हम इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर हमें उन शैतानों का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। फिर हम उसी अवस्था में घर छोड़कर निकल पड़े। लेकिन अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि अरे, पैसे तो संदूक में ही रह गए। अब तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। इतना कह पिताजी सूटकेस सड़क पर रख पलटकर घर की तरफ दौड़ पड़े। हम वहीं खड़े उन्हें देख रहे थे। कुछ ही देर बाद पिताजी मकान में दाखिल हो हमारी नज़रों से ओझल हो गए।
लेकिन अभी पिताजी को मकान में गए कुछ क्षण ही हुए थे कि एक कार हमारे पास से गुजरती हुई हमारे घर के सामने जा रुकी। कहीं कार में वही लोग तो नहीं है राजा, जो तेरे पापा के खून के प्यासे हैं? तभी दो व्यक्ति कार से उतर द्वार की तरफ लपके और तुरंत ही मकान में दाखिल हो गए। माँ बरबस चीख उठी, ये वही शैतान है, ये उन्हें मार डालेंगे। अगले ही पल माँ ने शोर मचा दिया, बचाओ, अरे कोई उन्हें बचाओ, वे शैतान उन्हें मार डालेंगे। माँ की करुण दशा को देख मैं न जाने क्यों जोर जोर से रोने लगा। शायद इस विवशता के एहसास ने मुझे रुला दिया था कि मैं बेटा होकर भी अपने माता पिता की कोई मदद करने की योग्य नहीं था। माँ की पुकार सुन कुछ ही देर में बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मेरी माँ भीड़ के सामने हाथ जोड़कर सहायता की भीख मांगते हुए बोली, हमारी मदद करो, उन्हें बचा लो, वे शैतान उन्हें मार डालेंगे। अरे घबराओ नहीं कौशल्या बहन, हमारे होते तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। हाँ भाई हाँ, कोई बाहरी आदमी हमारे मोहल्ले में आकर गुंडागर्दी करे, यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर आओ भाई आओ, हम देखते हैं कौन रमेश भाई को मारने आया है, चलो चलो। तभी अरे भाई, कोई पुलिस को भी खबर कर दो, आप लोग आगे बढ़ो, मैं जाता हूँ पुलिस को खबर करने। इतना कहा हुआ आदमी पुलिस को खबर करने चला गया। उसके जाते ही भीड़ हमारे मकान के दरवाजे पर उमड़ पड़ी। अरे कौन है, बाहर निकल, वरना अच्छा नहीं होगा, कार वाला तू अपने घर में होगा। कुछ ही देर बाद, जान की खैर चाहते हो तो हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना माँ कसम खून की नदी बहा देंगे। उन दोनों की धमकी सुन भीड़ काय की तरह छट गई। वे दोनों आराम से कार में बैठकर फरार हो गए। भीड़ खड़ी देखती ही रह गई। तभी माँ मुझे खींचती हुई मकान के अंदर ले गई, लेकिन आंगन में कदम रखते ही, नहीं पापा। जमीन पर पड़े पिताजी के चाकू से गुदे लहलुहान शरीर को देख माँ और मैं बरबस ही चीख उठे। और फिर, राजा के पापा, आंखें खोलो, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। देखो देखो कितने लोग तुम्हारी मदद को आए हैं। और फिर पिताजी को पुकारते पुकारते माँ पागलों की तरह हंसने लगी। पिताजी की मौत का सदमा माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, वह पागल हो गई थी और मैं अनाथ और बेसहारा। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते राजा बरबस ही सुबह उठा। भारत की पलकें भी भीग गई। वह भर्राए स्वर में बोला, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरा भी दिल भर आया है राजा। तुम नहीं जानते इतने साल मेरे दिल पर क्या गुजरी है। उन हत्यारों का चेहरा आज भी मुझे याद है। और मैंने गुंडागर्दी का रास्ता इसीलिए चुना था क्योंकि मुझे विश्वास था कि यही रास्ता मुझे उन हत्यारों तक पहुंचा सकता है। और अब मेरी मंजिल दूर नहीं है, मैं उन शैतानों से अपने पिता की मौत का बदला लूँगा। इस मकसद में मैं भी तुम्हारे साथ दूंगा राजा, लेकिन वादा करो तुम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करोगे। कौन सा कानून, कैसा कानून? तुम्हारे अंधे कानून से मेरा विश्वास टूट गया है। तुम कानून की आंखें बनकर अपना खोया हुआ विश्वास फिर हासिल कर सकते हो दोस्त। दोस्त। राजा ने जोरदार कहकहा लगाया और फिर बोला, शब्दों के बंधन में तुम मुझे नहीं बांध पाओगे, तो फिर यह लाठी भी तुम नहीं ले जा पाओगे। राजा का रास्ता रोकेगा तो पछताओगे, भारत से टकराओगे तो मिट जाओगे। यह बात है तो आओ अब फैसला हो ही जाए। कहने के साथ ही राजा उछला और फिर जैसे ही भारत संभला और इससे पहले कि राजा भारत पर फिर वार करता, राजा छिटक कर दूर जा गिरा। अब भारत ने राजा को संभलने का मौका नहीं दिया। अब बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम राजा की जुबान नहीं खुलवा सकते भारत।
परंतु वह इस बात से बेखबर था कि राजा का साथी हरी खिड़की से उन्हें देख रहा है। राजा को भारत की गिरफ्त में देख हरी दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। पुलिस के सामने अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है। फिर सिर पर प्रहार होते ही भारत चकराकर फर्श पर ढेर हो गया। भारत की गिरफ्त से छुटकारा मिलते ही राजा ने पहले लाठी को अपने कब्जे में लिया, फिर बोला, शाबाश हरी, तुम सही मौके पर पहुंचे। मानना पड़ेगा, यह कमबख्त भारत भी कोई चीज है। अब निकल चलो उस्ताद, कोई आ टपका तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। हरी की चेतावनी सुनते ही राजा खिड़की की ओर लपका। थोड़ी ही देर बाद राजा और हरी चार दीवारी फांद सड़क पर पहुंच गए थे। अब दीनू को अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, तभी लगता है दीनू आ गया है। राजा का विचार ठीक निकला। कार उसके समीप आकर जैसे ही रुकी, पिछला दरवाजा खुल गया। बैठो, जल्दी करो। राजा फौरन लाठी सहित कार में जा बैठा। लेकिन इससे पहले कि हरी भी कार में समा पाता, वह कार दौड़ पड़ी। अरे अरे, रोको! लेकिन कार नहीं रुकी। कार को ना रुकते देख राजा क्रोध में आ गया। कार रोको, मेरा साथी पीछे छूट गया है, उसे रहने दो राजा। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। उधर जब भारत को होश आया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। भाग गया कमबख्त, अपराधियों के खिलाफ जो सबूत हाथ लग गया था उसे भी ले गया। अगर मुझे पता होता कि राजा का कोई साथी भी है तो इतनी आसानी से चोट नहीं खाता। खैर, अब सुबह ही कुछ सोचूंगा, फिलहाल मुझे आराम करना चाहिए। यह सोच भारत बिस्तर पर लेट काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा। आखिरकार उसे नींद आ ही गई। उधर कार शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक खंडर के सामने जाकर रुक गई। राजा और दीनू भिखारी कार से उतर खंडर के अंदर पहुंच गए। यह तो मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो अंधेरे के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। थोड़ा इंतज़ार करो, सब नज़र आने लगेगा। तभी वह स्थान तीव्र प्रकाश से नहा उठा। राजा सामने बैठे श्यापोश को देख मन ही मन चौंका। ओह, तो यह है राजा। हाँ बॉस, मेरे कहे मुताबिक राजा राधेश्याम की लाठी ले आया है। गुड, फिर तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ बॉस, यह बहादुर लड़का है, आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो तुम हमारे लिए काम करने को तैयार हो राजा? मुझे पैसा चाहिए, पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे लिए काम करोगे तो दौलत सदा तुम्हारे कदम चूमेगी बरखुरदार। इतना कह सियापोस ने जोरावर नाम के उस आदमी को आवाज़ दी। अगले ही पल एक लंबा चौड़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उस आदमी के चेहरे पर नजर पड़ते ही राजा की आंखों में खूनी चमक उभर आई। ओह, यह उन दोनों में से एक है जिन्होंने पिताजी का खून किया था। तो मेरा संदेश सही निकला। अब मैं इनसे पिताजी की खून का बदला अवश्य लूंगा। तभी जोरावर, राजा अब हमारा आदमी है, इसे इसके पहले काम की कीमत चुका दो। यस बॉस। इतना कह जोरावर राजा की तरफ बढ़ा और फिर जैसे ही राजा के करीब पहुंचा, जोरावर कराहता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। इससे पहले कि जोरावर संभल पाता, राजा उछलकर उसके सीने पर सवार हो गया। रामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही है वो जिसने अपने साथी के साथ मिलकर मेरे निर्दोष पिता को इसलिए बेदर्दी से मार डाला क्योंकि उन्होंने बर्फ की सीलियों में छुपाकर किए जा रहे तुम्हारे नाजायज व्यापार का पर्दाफाश कर दिया था। याद कर कमीने। कुर्राते हुए राजा ने जोरावर के मुंह पर घूंसा जमा दिया। डिशुम! इधर राजा की बात सुन श्यापोश चौंक उठा। ओह, तो यह फारमैन रमेश का बेटा है। अगले ही पल राजा किसी तरह बिल्ली को अपने से अलग कर ही पाया था कि सपोले, अच्छा हुआ तूने हमारी आंखें अपने आप ही खोल दी। हम चाहे तो तुझे अभी तेरे बाप के पास पहुंचा दे।
लेकिन नहीं, हम तुझे इतनी आसान मौत नहीं देंगे कुत्ते के पिल्ले। तेरी मौत तेरे बाप से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। फिर सियापोस ने आदेश दिया, ले जाओ इसे। यस बॉस।